नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जिसके माध्यम से मैं आप सभी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी चैप्टर्स हैं और कई सारे सब्जेक्ट जिनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, मैं आप सभी को वो प्रोवाइड करने जाऊँगा या फिर करूँगा। इस इस बार हम जानते हैं कि क्लास 10th में जो है 15 चैप्टर है क्लास साइंस आपके साइंस के सब्जेक्ट में, जिसमें मैं आप सभी को हर एक चैप्टर के एक-एक वीडियो के अंदर सारे चैप्टर को कंप्लीट करके दूँगा, जिसके माध्यम से आप सभी अपनी तैयारी को और अच्छे बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आज मैं क्लास 10th की साइंस में पहला चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इसके अंदर हम क्या इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। मैं आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स भी कराऊँगा, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या-क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में आपको दिख रहा होगा कि आपकी पहली जो टॉपिक है, वो है पदार्थ में परिवर्तन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन होता क्या है? जैसा कि आप सभी ने क्लास 9th में पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं, उनमें परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद इस चैप्टर में हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है, वो है रासायनिक अभिक्रिया। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके अंदर अभिकारक क्या होता है एवं इसके अंदर उत्पाद क्या होता है। इसके बाद जो अगली टॉपिक है, वो है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण आपको पता है कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंकाली समीकरण और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। तो इस तीसरी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण। चौथी जो हेडिंग है आपकी, वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें आप सभी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसके अलावा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएँ हैं जिनको हम देखेंगे और सबके अच्छे से एग्ज़ाम्पल्स को हम समझेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, वो है आपका संक्षारण एवं विकृत गंधिता। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाता है, उसके बारे में। आपने बहुत सारे ऐसे चिप्स को देखे होंगे जो खाने वाले होते हैं, जिनमें आपको पता है कि हवाएँ भरी होती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? हवाएँ का मतलब जो उसमें कुछ गैसेज़ भरी होती हैं, वो कौन-सी गैसेज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। लास्ट में हम आप सभी का देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब ऐसे कुछ मैं आपको प्रश्न कराऊँगा जो कि आपके एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आप सभी एक-एक टॉपिक को आराम से बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर्स हैं। तो हम कुछ तैयारी इस तरीके से करेंगे कि हमारा इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर जाएँ। तो आइए चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग है, वो है पदार्थ में परिवर्तन। देखते हैं इस पदार्थ में परिवर्तन होता क्या है। सबसे पहले ये आपकी पहली हेडिंग है और जैसा कि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कि पदार्थ एक ऐसी चीज़ होती है या एक ऐसा द्रव्य होता है जिसका कुछ न कुछ भार होता है या फिर उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है एवं वो थोड़ी बहुत या फिर जितना भी स्पेस को या फिर जगह को घेरता है। तो हमने उसमें पढ़ा था पदार्थ के अंदर 2 प्रकार के परिवर्तन होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। इस चैप्टर में आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानना है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये दोनों परिवर्तन को एक-एक करके समझा देता हूँ। तो सबसे पहला इसमें है आपका अ देखते हैं यहाँ पे पहला है आपका भौतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन कैसे कहते किसे हैं? तो ज अगर कोई पदार्थ है या फिर जब 2 या 2 से अधिक कोई पदार्थ एक-दूसरे से मिलने के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये जो बना हुआ नया पदार्थ है, अगर उस पदार्थ से हम उस पुराने पदार्थ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में या फिर ये जो परिवर्तन होता है, इसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला पहला है बर्फ का पिघलना। जैसे आप सभी को पता है कि जल से हम बर्फ को पा सकते हैं, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बर्फ क्या होगा, वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्या हुआ कि दोनों तरफ से परिवर्तन हो रहा,
तो इस परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। सेम इसी तरीके से भौतिक परिवर्तन का एक और उदाहरण है कागज का फटना, क्योंकि कागज फटने के बाद भी तो वो कागज होता है, ये ना कि कोई नया पदार्थ बन जाता है, तो इसीलिए ये जो है भौतिक परिवर्तन है। और तीसरा आपका है प्लास्टिक का पिघलना। जैसा कि आप सभी को पता है, प्लास्टिक अगर पिघलने के बाद भी उससे कोई ना कोई नया मटेरियल बन सकता है, या फिर प्लास्टिक से अगेन हम प्लास्टिक पा सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। अब अगला जो है वो आपको आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे ये चैप्टर पूरा आधारित है, तो उसको आप देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं। इसको देखते हैं हम यहाँ पे ध्यान से कि रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में हम ये देखते हैं जब कोई दो या दो से अधिक कोई नया पदार्थ होता है और वो आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो जो बना हुआ नया पदार्थ है वो दोबारा से मूल पदार्थ के रूप में नहीं चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार जो परिवर्तन हुआ उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसमें आपका पहला एग्जाम्पल है भोजन का पकना। अब आपको पता होगा कि भोजन जब एक बार पक जाता है, तो भोजन पकने के बाद उसे हम दोबारा सेम उसी फॉर्म में नहीं ला सकते जो भोजन बनने से पहले था। जैसे कि हम कई सारी सब्जियों का यूज करते हैं सब्जी बनाने के लिए, और जब वो बन जाता है तो उसे हम दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। तो इस प्रकार का हुआ परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, होता है। ठीक ठीक इसी तरीके से अब आपको पता होगा कि जब दूध से हम दही को बना लेते हैं, मतलब जब दूध से दही बनता है, तो आपको पता है कि दही से हम दूध को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात नए पदार्थ से हम मूल पदार्थ को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से आपको पता है कि एक बार पटाखा फट एक मिनट सेम आपको इसी तरीके से पता है कि पटाखा एक बार फटने के बाद दोबारा से हम पटाखे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें हम मूल पदार्थ को दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक। आप सभी को यहाँ पे समझ में होगा कि भौतिक परिवर्तन के कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन के कहते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो आपने जैसे ही रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, क्या रासायनिक परिवर्तन में आपने देखा कि नए पदार्थ से पुराना पदार्थ नहीं पा सकते। तो आप देखे होंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर किसी एक पदार्थ को किसी नए पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो इनके बीच की जो प्रोसेस है या फिर जो इनके बीच की जो क्रिया है, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे आपकी हेडिंग है। तो मैं आपको इस अच्छे से समझा रहा हूँ कि जब दो या दो से अधिक कोई पदार्थ हो या फिर दो या दो से अधिक कोई मूल पदार्थ हो और उनको जब हम आपस में मिलाते हैं या फिर क्रिया करवाते हैं, तो उससे किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होने से क्या होता है, ये दो पदार्थों के मिलने से जो नया पदार्थ बना, इसके बीच की जो ये क्रिया हुई, मतलब मिलाने और बनने की जो क्रिया हुई, इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी में वही चीजें लिखी हैं, आइए हम इसको देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक को आपस में क्रिया करें, जो एक नया पदार्थ बनता है या फिर नया उत्पाद बनता है, उसको हम इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें आपको दो वर्ड और ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जिनको आप नहीं जानते हैं। पहला है अभिकारक, दूसरा उत्पाद। बताता हूँ इसको, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दो किसी अलग अलग पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से कोई एक नया पदार्थ बने, तो उसे इनके बीच की जो क्रिया हुई, इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसके कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे पहला आपका ये दिया है मैग्नीशियम और दूसरा है ऑक्सीजन। इसका मतलब सर आप मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक सॉलिड पदार्थ होता है। जब इसको हम हवा के प्रेजेंस में या फिर आपको पता है कि हवा में ऑक्सीजन जरूर है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करते हैं या फिर इसको जब हम जलाते हैं या फिर जब ये जलता है, तो एक नया पदार्थ बनता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये एक सॉलिड पदार्थ, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड पदार्थ होता है जो कि राख की तरीके से होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसी पूरी प्रोसेस को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे दो वर्ड और ऐसे समझा रहा जो कि इसमें इस हेडिंग में आई थी। पहला है अभिकारक। मैंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने से, ये जो मूल दो पदार्थ थे, इन्हीं को हम कहते हैं अभिकारक। तो आपका ये हो गया अभिकारक। तो आपका ये जो दो मूल पदार्थ था, इन्हीं को हम अभिकारक कहते हैं। और जो नया दो या फिर जो सिंगल नया पदार्थ बना है, उसी को आप
उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका उत्पाद हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आया कि दो अभिकारक या फिर दो पदार्थ को मिलाने से एक जो नया पदार्थ बना उसको उत्पाद कहें। जो दो पहले पदार्थ आपस में मिलके एक नया उत्पाद बनाया, उस दो पहले जो मूल पदार्थ हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। सेम इसी तरीके से एक और आपको एग्जांपल मिलता है कि जब हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्रिया कराते हैं तो इससे हम जल को प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। कैसे? इसमें जब दो अभिकारक एक दूसरे से मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो उससे एक नया पदार्थ या फिर उत्पाद बनता है। तो इनके बीच की होने वाली ये जो क्रिया है इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके दो मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए। अब आइए हम ये समझते हैं कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो जब हम किसी दो अभिकारक या फिर दो नए पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनमें या तो अवस्था में उनके परिवर्तन होगा, जैसे कि वो सॉलिड है तो लिक्विड, ऐसी सारी चीजों में चेंज हो जाएंगे। पहला क्या, उसमें अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा, उसमें या तो रंग में परिवर्तन आएगा। तीसरा उसमें उसके तापमान में परिवर्तन। और चौथा उसमें कि जब दो नए पदार्थ मिलेंगे तो उनके मिलने से जब नया पदार्थ बनेगा तो उनके साथ कुछ न कुछ उष्मा निकलती है बाहर। तो इससे हम ये समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो रही है। आगे हम देखते हैं वही चीजें कि अभिकारक किसे कहते हैं। तो वही आपका लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनके मिलने से नए उत्पाद का निर्माण होता है या फिर नया पदार्थ बनता है उसी को हम अभिकारक कहते हैं। तो आपको ये समझ, मैंने पहले ही समझा दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो नए पदार्थ या फिर जो दो पदार्थ होते हैं उनसे बनने से जो एक नया उत्पाद बनेगा, तो जो मूल पदार्थ थे उन्हीं को हम अभिकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फिर से वही एग्जाम्पल लिया है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जहां पे आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपका अभिकारक हो जाता है। ये आपका अभिकारक है। और उत्पाद किसे कहते हैं सर? वही मैंने जो आपको बताया कि दोनों के मिलाने से जो नया पदार्थ बनेगा उसको उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक से मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। और इसमें उत्पाद कौन सा है? तो सर ये नया पदार्थ बना है तो इसी को हम उत्पाद कहते हैं। आपको यहाँ तक सारी चीजें मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई होंगी। आगे देखिए, अगला है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं सर। जिस प्रकार से मैंने अभी आपको कैसे बताया कि रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि जब मैग्नीशियम को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो पूरी चीजों को मैं आपको शब्द की मदद से बता रहा, इसको मैं आपको शब्द के हेल्प से बता रहा। तो जब आप इसको लिखोगे तो शब्द में तो नहीं लिखोगे, क्योंकि जगह अगर मैं इसको शब्द में लिखा तो इसको शब्द समीकरण कहते हैं। तो ठीक इसी को हमें आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सारे तत्वों को या फिर इन पदार्थों के सिंबल को लिखते हैं, इनके संकेत को लिखते हैं। जिस प्रकार आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में कई सारे पदार्थों या फिर तत्वों के सिंबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, सेम उसी तरीके से मैग्नीशियम का Mg। तो ऐसे इनको हम संकेत के रूप में लिखते हैं। तो क्या वही लिखा है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? इस चीजों को आपको रटना नहीं है, आपको केवल बस समझना है। और 70 से 80% जितनी भी चीजें वो आपको केवल क्लास में याद कर लेनी है। आपको ये हेडिंग इस तरीके से मिलेंगी कि आपको ये काफी इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो आपको घर पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल इस क्लास में 70 to 80% तैयार कर जाइए।
इसके बाद घर पे बचा हुआ 20% आप तैयार कर जाएँगे, तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो सिंपल सा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका मतलब सर, रासायनिक अभिक्रियाएँ जिन जैसी होती हैं या फिर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, उनको हम रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, मतलब रासायनिक अभिक्रिया में आपको पता है कि अभिकारक होते हैं, इसके अलावा उत्पाद होते हैं। तो इनमें ये जो अभिकारक या फिर उत्पाद होते हैं, इनमें हम क्या करते हैं? इनके प्रतीकों का यूज़ करते हैं। इसका मतलब जो उनके सिंबल होते हैं, उनके जो सूत्र होते हैं, उनको हम लिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और लाइन लिखी है जिसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पदार्थों के भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? भौतिक अवस्था क्या होती है? जैसे आपको पता है कि अगर बर्फ है तो वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड मतलब ठोस। तो ये जो ठोस है, ये इसकी क्या है? भौतिक अवस्था है। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन है, वो गैस के फॉर्म में पाई जाती है। तो गैस इसकी क्या है? गैस इसकी भौतिक अवस्था है। ठीक इसी प्रकार इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मैंने आपको बताया कि शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। मैंने अभी आपको बताया कि जब मैग्नीशियम कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो जब इसको हम जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि व्हाइट कलर का एक सॉलिड होता है, फॉर्म में बना होता है, जो कि राख की तरीके से होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे किसमें लिखा है? ये है शब्द समीकरण में। लेकिन जब हम इसको रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो हम इसके सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि Mg, ये मैग्नीशियम का सिंबल है। तो ये किस फॉर्म में है? ये सॉलिड में होता है, तो इसलिए मैंने सॉलिड को लिख दिया। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन भी सर गैस फॉर्म में पाई जाती है, तो मैंने इसकी भौतिक अवस्था गैस लिख दी। इसके अलावा ये जो पदार्थ नया उत्पाद बना है, ये कैसा होता है? सॉलिड होता है, तो इसको मैंने एस से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ साइड में चीजें लिख दे रहा कि अगर सॉलिड में होगा तो उसको क्या लिखते हैं, लिक्विड में होगा तो उसको कैसे लिखते हैं, इसके अलावा गैस में होगा तो कैसे लिखते हैं, एवं अगर कोई पदार्थ किसी जली विलयन में, मतलब पानी जैसे कोई लिक्विड में है, तो उसको क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा कि जब अगर कोई पदार्थ या फिर कोई अभिकारक या उत्पाद सॉलिड में होगा तो उसको एस से दिखाएंगे, द्रव में होगा सर, मतलब कि लिक्विड में होगा सर, तो उसको एल से दिखाएंगे, अगर गैस में है वो तो इसको हम जी से दिखाएंगे, अगर कोई जलीय विलयन में पदार्थ है तो उसको हम एक्वस या फिर ए क्यू से दिखाएंगे। जस्ट अभी लिख के आपको दिखा देता हूँ कैसे, इस तरीके से। तो ऐसे हमने ये समझा कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अभिकारक एवं उत्पाद होते हैं, जब उनके हम सिंबल को, इसका मतलब उनके संकेत को लिख के उस समीकरण या फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखें, तो इस चीज को हम कहते हैं ये है रासायनिक समीकरण। और मैंने एक और चीज इसमें लिखी है कि पदार्थों को उनकी भौतिक अवस्था को भी दिखाते हैं। इसका मतलब मैंने बता दिया कि अगर ठोस रहेगा तो उसको एस से, द्रव रहेगा तो एल से, गैस रहेगा तो जी से, और जली विलयन में है तो उसको ए क्यू से हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये रासायनिक समीकरण कंप्लीट होता है। अब हमें पता है, या फिर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला कंकाली समीकरण और दूसरा संतुलित समीकरण। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आई मीन सॉरी, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे आपने परमाणु का नाम सुना होगा। परमाणु क्या होता है? किसी भी मैग्नीशियम, जैसे कोई मैग्नीशियम है मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, तो उसके अंदर कुछ परमाणु होंगे। इसी तरीके से जितने भी तत्व होते हैं सबके अपने अपने परमाणु होते हैं, उनकी परमाणु संख्या फिक्स होती है, ऐसी चीजें। तो कंकाली समीकरण क्या होता है? कंकाली समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अभिकारक होंगे रासायनिक अभिक्रिया में, उनके पास जितने भी परमाणु होंगे, वो बनने वाले उत्पाद के अंदर अगर उनकी संख्या सेम नहीं हुई तो इसको हम कहते हैं कि ये है रासायनिक
सॉरी, इसको बोलते हैं आप कंकाली समीकरण। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका एग्जांपल है कि यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु है। लेकिन जैसे ही ये समीकरण में हम नया उत्पाद बनाते हैं तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 1 है, जो कि अभिकारक का भी 1 था। इसके अलावा ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 1 है, जो कि ये गलत है क्योंकि इधर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 था। तो ये इस तरीके से लिखने की ये जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं कंकाली समीकरण, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के जो परमाणु संख्या होते हैं, जैसे आपका यहाँ Mg अभिकारक हो गया, O2 आपका यहाँ पे अभिकारक हो गया, जहां पे Mg की परमाणु संख्या 1 थी और ऑक्सीजन की 2 थी। बट यहाँ पे जो नया उत्पाद बना है इसमें Mg की तो आपको परमाणु संख्या 1 दिख रही है, लेकिन ऑक्सीजन की भी कितनी, 1 ही दिख रही है, जबकि इधर अभिकारक में ये 2 था। इसीलिए इसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं। अगला है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के पास जितने परमाणु संख्या होते हैं वो आपस में मिलने के बाद जो नया उत्पाद बनाते हैं उसके अंदर भी परमाणु संख्या सेम होते हैं। मतलब अभिकारक में जितने उनके पास परमाणु, उतने ही परमाणु उत्पाद के अंदर भी होने चाहिए। आइए देखते हैं इसको। लिखा है कि संतुलित समीकरण में संतुलित समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक एवं या फिर भाग लेने वाले अभिकारक के जो परमाणु की संख्या होती है उत्पाद के परमाणु के संख्या के बराबर होता है। इसमें क्या था कि इसमें बराबर नहीं होता है और इसमें बराबर होता है। तो ये बराबर नहीं था तो इसको कंकाली समीकरण, और इसमें बराबर है तो इसमें हम इसको संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं था, ये आपका Mg था और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु और मैग्नीशियम के पास 1 परमाणु। लेकिन जब ये बनते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ नहीं था आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपको दिख रहा था, ये कंकाली समीकरण है। अब जैसे इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 ऑक्सीजन को दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने पहले से किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और फिर यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे अब Mg की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो गई। तो ये करने का जो तरीका है इसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण या फिर इसको हम कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ आपको कंकाली समीकरण दिए गए हैं जिसको हमें संतुलित करना है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में ये जरूर आता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कंकाली समीकरण को संतुलित समीकरण में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं। और ये नहीं करना है कि आपको कई सारे समीकरण लर्न कर लेने हैं जिसमें आपको ये लर्न करना है कि किस चीज में किससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान देना है कि उसको हम कैसे करते हैं। अगर आपको करने का तरीका आ गया तो आप ऐसे हजारों समीकरण को संतुलित समीकरण बना सकते हो। तो आइए वही मैं धीरे धीरे सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मैं एक एक करके सबको आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड जिसमें हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु, नाइट्रोजन के पास 1 परमाणु, ऑक्सीजन के पास 3 परमाणु है। सेम इसी तरीके से कैल्शियम के पास 1 परमाणु। अब ये बाहर इसके ट्वाइस में लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के पास भी 2 परमाणु और हाइड्रोजन के पास भी 2 परमाणु है। सेम इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट लिखा है, इसमें कैल्शियम के पास 1 परमाणु, नाइट्रोजन के पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो ये 2 हो जाएंगे और ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन के पास आपका 2 परमाणु और ऑक्सीजन के पास आपका 6 परमाणु। सेम इसी तरीके से H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु और ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु। अब इसको हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हम एक तरफ ये लिखेंगे कि अभिकारक के पास कितने कितने परमाणु है, या अभिकारक में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी यहाँ पे यौगिक हैं, उनके पास कितने कितने परमाणु इसमें हैं। आइए तो इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहले एक साइड हम क्या करेंगे, अभिकारक का लिख लेंगे। जैसे ये आपका क्या है, ये आपका अभिकारक है, तो अभिकारक को एक साइड हम लिख लेते हैं। अभिकारक में आपका जैसे क्या है, आपका अभिकारक में
नाइट्रिक एसिड है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे, इस इसमें इसके सामने हम ये लिखेंगे कि किसके पास कितना परमाणु है। अब आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के पास 1 परमाणु, नाइट्रोजन के पास भी 1 परमाणु, ऑक्सीजन के पास 3 परमाणु। इसको हम इस तरीके से कुछ बॉक्स में बंद कर लेंगे। केवल इसी में नहीं, जितने भी आपको कंकाली समीकरण संतुलित करने के लिए मिलेंगे, सबको पहला काम आपका फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आपको इस तरीके से बॉक्स में लिख लेना है। दूसरा क्या, अब इसमें अभिकारक बचा है, अब जो दूसरा अभिकारक है उसको हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। कैसे, ये आपका कैल्शियम, ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से बना लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि कैल्शियम के अंदर 1 परमाणु, ऑक्सीजन के पास 2 परमाणु और हाइड्रोजन के पास भी 2 परमाणु हैं। अब क्या करते हैं, ये हो गया आपका अभिकारक। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ अभिकारक हो गया, दूसरा हम उत्पाद के भी जितने जितने परमाणु हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे है ये उत्पाद, जिसमें आपको कैल्शियम नाइट्रेट दिख रहा होगा, तो इसको हम एक बॉक्स में ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कैल्शियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ और ये ऑक्सीजन हुआ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसके पास कितने कितने परमाणु है। पहला, कैल्शियम के पास आपको दिख रहा होगा कोई 1 परमाणु है, तो यहाँ पे आप 1 यहाँ पे लिख लो। नाइट्रोजन के पास आपको दिख रहा होगा कि 2 परमाणु है, तो यहाँ पे आप 2 लिख लो। इसके बाद ऑक्सीजन के पास 3 है, तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो इसको फिर से एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब ये आपका पहला उत्पाद हो गया। दूसरा क्या बन रहा, H2O मतलब जल, तो इसको भी क्या करते हैं, एक अलग बॉक्स में हम लिख लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के पास आपको 2 दिख रहे होंगे और ऑक्सीजन के पास 1। ये तो पहला स्टेप हुआ कि हमने बस केवल सिंपल सा जो हमें दिया था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए उसको ध्यान से। सबसे पहले आपको अभिकारक में जितने परमाणु उसको मिलाना है कि वो उत्पाद के पास है उतने या फिर नहीं है। अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो फिर हम उसको दोबारा से किसी तरीके से करेंगे। जैसे आपको हाइड्रोजन यहाँ पे 1 दिख रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा। अब ये इसमें का 1 है और आपको पता है अभिकारक में एक जगह और हाइड्रोजन मिल रहा जो कि यहाँ नीचे, 1 यहाँ और 2 यहाँ पे, 3 हुए। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 दिख रहा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो करके इसी के सामने आप लिख लो ऐसे कुछ। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल नाइट्रोजन के परमाणुओं के साथ नहीं करेंगे, इस बॉक्स में जितने हैं सबके साथ करेंगे। तो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 2, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 6। अब आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो ये भी ऑक्सीजन 6 हो गया। इसका मतलब अब यहाँ पे 2 2 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 6, नाइट्रोजन भी 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको कैल्शियम, यहाँ पे क्या है कैल्शियम, तो आप कैल्शियम को मिलाओ। कैल्शियम कितने, 1, तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1। इसका मतलब ये बॉक्स आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, मतलब अभिकारक के पास हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। अब आपको दिख रहा होगा इधर, अब एक एक करके मिलाते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 2 यहाँ पे 4 और इधर भी 4, नाइट्रोजन इधर 2 और इधर भी 2, ऑक्सीजन यहाँ पे आपको 6, ये ऑक्सीजन और 2 यहाँ 8 दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 2। इसके अलावा कैल्शियम 1 यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे। और अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो करेंगे कैसे, आपने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपने किसमें, वाटर में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपको यहाँ पे वाटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका ये कंकाली समीकरण किस में बदल गया, संतुलित समीकरण में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अभी भी कुछ एग्जाम्पल हैं, उनको मैं करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए अगला।
अगला आपको देख रहा होगा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, और ये आपका वाटर है। तो हम पहला काम क्या करना है, अभिकारक के जितने परमाणु एक एक करके लिख लेते हैं, फिर उत्पाद का लिख लेंगे, फिर उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो पहला क्या है, पहले आप यहाँ पे लिख लो अभिकारक, और उधर लिख लेना आप उत्पाद। लिख लेते हैं इधर भी, ये आपका उत्पाद हो गया। तो पहला क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, एक एक करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम, यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन। अब आपको दिख रहा होगा कि सोडियम के कितने परमाणु, सर सोडियम के पास यहाँ पे एक है, यहाँ भी कितने, एक, सॉरी, तो आपको दिख रहा होगा कि सोडियम के पास यहाँ पे एक हो गया, ऑक्सीजन के पास भी सर एक हो गया, और हाइड्रोजन के पास भी एक हो गया। अगला है, अगले वाले को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अगला जो अभिकारक है, हाइड्रोजन है, उसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सर 2, सल्फर की संख्या 1, और हाँ ऑक्सीजन की संख्या 4। अब इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, सिंपल सा। इसके बाद आपका यहाँ पे फिर से उत्पाद में क्या है सर, Na मतलब सोडियम, S सल्फर, ऑक्सीजन यहाँ पे 4। यहाँ पे इसकी संख्या सर 2 दिख रही, सल्फर की संख्या 1 दिख रही, ऑक्सीजन की संख्या 4 दिख रही। इसको भी बंद कर लेते हैं हम। और अगला जो बचा H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की संख्या आपको यहाँ पे 2 दिख रही होगी, और ऑक्सीजन की संख्या 1 दिख रही। अब हम पहले मिला लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे होते हैं जो बैलेंस किए ऑलरेडी होते हैं, बट हमें वो बस एक तरीके से दिखाने के लिए वो कंकाली समीकरण के फॉर्म में डाल देता है। देखिए जैसे ध्यान से, सोडियम यहाँ पे कितना 1, और यहाँ पे सोडियम 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1, ऐसे सारे। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे सोडियम 2 है तो आप यहाँ पे भी सोडियम को 2 कर लो। करते हैं, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोडियम 2, ऑक्सीजन भी आपका 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम हो गया आपका 2, ऑक्सीजन हो गया 2, और हाइड्रोजन हो गया 2। तो मिलाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका अभिकारक में कितना हुआ, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गए। और इधर कितने हाइड्रोजन है, हमें हाइड्रोजन 2 ही दिख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी हम 2 से आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन 4, और ये ऑक्सीजन भी हो गया 2। अब एक एक करके मिलाते हैं। सोडियम आपके कितने सर 2, तो इधर भी कितने 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो इधर कितने, ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 2 और 4 इधर, मतलब ऑक्सीजन आपके 6 हैं। इधर टोटल कितने, ऑक्सीजन 4 और इधर 2, 6 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन आपको काउंट करना है, हाइड्रोजन आपका 2 और नीचे 2, मतलब 4 हो गए। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। इसके अलावा सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, बस आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। तो सिंपल सा है, कुछ आपको करना नहीं है, बहुत ध्यान से, बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभिकारक लिख लेना है, उसमें कितने कितने परमाणु हैं। सेम उसी तरीके से उत्पाद को लिख लेना है, और आपको ये चेक करना है कि किस में कितना। मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने यहाँ पे देखा था कि सोडियम के पास 2 दिख रहा, इधर 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है कि सोडियम को हम 2 बना दें। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और भी एग्जाम्पल कुछ इसके यहाँ देखिए ध्यान से। अब अगला मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि कुछ ऐसे भी कंकाली समीकरण होते हैं जो कि ऑलरेडी संतुलित होते हैं, लेकिन हमें केवल बस चेक करने के लिए, अब ऐसे कुछ कह सकते हैं कि बहकाने के लिए ऐसी चीजें होती हैं कि हमें वो दे दिया जाता है। तो आइए इसको देखिए, देखिए ध्यान से, ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम, पहला स्टेप है, आपको यहाँ पे लिखना है अभिकारक। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, बिल्कुल जैसे जैसे बता रहा बिल्कुल सेम करना है, आपको किसी भी चीज को रटना नहीं है, और आधे से ज्यादा चीजें आपको क्लास में ही लर्न कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे पहला है अभिकारक। तो अभिकारक में यहाँ पे आपको 2 अभिकारक दिख रहे हैं। अब एक एक करके 2 बॉक्स बनेगा, दोनों में लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे पहला पता है कि यहाँ पे सर सोडियम है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है, आप यहाँ पे लिख लो।
अब देखते हैं कि इसके कितने परमाणु, तो सोडियम के 1, क्लोरीन के भी 1। फिर अगला जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे लिखते हैं Ag और यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। सिल्वर के पास कितने परमाणु, तो सर 1, नाइट्रोजन के पास तो भी 1 और ऑक्सीजन के पास 3। इसको इस तरीके से कुछ बंद कर लेते हैं बॉक्स में। अगला क्या है, इधर भी लिख लेते हैं। उत्पाद में पहला Ag, दूसरा Cl मतलब सिल्वर और क्लोरीन, तो इनके पास 1-1 परमाणु, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। अगला है कि सोडियम नाइट्रेट, तो देखते हैं यहाँ पे लिख लें इसको भी सेम, सोडियम और यहाँ पे फिर सर नाइट्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन। सोडियम के पास आप देख रहे होंगे कि सोडियम के पास 1 है और नाइट्रोजन के पास भी 1 है और ऑक्सीजन के पास 3 है। इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में बंद कर लेंगे और अब एक एक करके हम यहाँ पे मिलाते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। आपको सोडियम यहाँ पे 1 दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आपको सोडियम 1 ही दिख रहा। क्लोरीन आपको यहाँ पे 1 दिख रहा, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 1 दिख रहा। सिल्वर 1 है, सिल्वर का परमाणु 1 है, तो यहाँ पे भी सिल्वर का परमाणु 1 है। नाइट्रोजन का 1 है, तो यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन के परमाणु 1 ही है। सेम इसी तरीके से ऑक्सीजन के परमाणु 3 है, तो इधर इसका मतलब ये ऑलरेडी संतुलित था, बट ये हमें दिया गया था कि आप इसको चेक करो कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये बैलेंस था पहले से ही। अगला लास्ट एग्जांपल इसका बचा है, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको भी हम सेम करेंगे, कुछ करना है नहीं इसमें, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। पहला आपको लिखना है अभिकारक, लिख लेते हैं यहाँ पे, और दूसरा आपको लिखना है उत्पाद। आप यहाँ पे उत्पाद इसको लिख लो। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, एक एक परमाणु को उठाएंगे, यहाँ पे एक एक तत्व को आप उसको लिखो और उसके परमाणु संख्या को। बी हो गया मतलब बेरियम, ये आपका क्लोरीन। बेरियम आपको दिख रहा होगा 1 और क्लोरीन दिख रहा होगा 2, आप यहाँ पे इसको लिख लो। अगला जो है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब इसमें कितने कौन कौन से तत्व हैं, तो सबसे पहले आपको हाइड्रोजन दिख रहा होगा, इसके बाद आपको सल्फर दिख रहा होगा, इसके बाद आपको ऑक्सीजन। अब इसके हमें परमाणु लिख लेने कितने कितने, मतलब एटम कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4, आप इसको लिख लो। अब अगला क्या है, बेरियम है, तो सर Ba, सल्फर है और इसके साथ ऑक्सीजन है। लिख लो यहाँ पे कितने कितने परमाणु, यहाँ पे है बेरियम का 1, सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4, आप यहाँ पे इसको लिख लो। और सेम इसी तरीके से HCl है, तो यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे C लिख लो। अब इसमें 1-1 है, तो यहाँ पे आप इसको 1-1 लिख लो। देखिए यहाँ पे बेरियम के पास 1, तो बेरियम के पास 1, क्लोरीन के पास 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास केवल सिंगल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डबल कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 क्लोरीन। अब ये ठीक हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 था, तो ये भी 4 हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके पहले मैंने कितने एग्जाम्पल, 3 और एग्जाम्पल करा दिए थे। देखिए ध्यान से, एक चीज इसमें भूल गया था मैं कि यहाँ पे मैंने अभिकारक में 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई भूल गया था, तो उसके लिए सॉरी। अभी आगे देखिए, इसमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको सारी चीजें 4 एग्जाम्पल मैंने समझाए, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा। जैसे ये पहला था नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद को लिख लेते हैं, एक एक करके सबके तत्वों के नाम और उनके परमाणु संख्या को लिख लेंगे, और उसके बाद हम मिलाएंगे कि अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने उत्पाद में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको किसी तरीके से मल्टीप्लाई करके हम करेंगे, और है तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अभी आपको ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। और ऐसे आपके बुक में कई सारे समीकरण दिए हैं, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा मैं कई सारे ऐसे समीकरण आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में जब आपकी साइंस कंप्लीट हो जाती है
तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जब कराऊंगा तो मैं आपको और भी सारे ऐसे कई सारे क्वेश्चन मतलब कंकाली समीकरण को संतुलित करवाने का काम करूंगा। पहले आप करते रहिए, इसके बाद तो फिर हम कराएंगे। अब मैंने आपको 3-4 चीजें बता दी, 3-4 चीजें। पहला परिवर्तन किसे कहते हैं, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके अंदर अभिकारक और उत्पाद, इसके बाद मैंने बताया रासायनिक समीकरण, और उसके अंदर कंकाली और संतुलित समीकरण। अब आगे देखते हैं कि जो अगली हेडिंग है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जस्ट 1 मिनट रुक जाइएगा। जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आपको कई सारे ऐसे प्रकार मिलेंगे जो आपको एक एक करके पढ़ना है, वो भी बहुत आसान है, ऐसा कुछ उसमें खास है नहीं। इसमें 3-4-5 जो प्रकार हैं वो एनसीईआरटी के प्रकार दिए गए हैं और बाकी कुछ मैंने खुद से लिए हैं, आई मीन एक्स्ट्रा बुक से। तो आपको सारे जितने भी प्रकार है सबको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो आपको सारे प्रकार पे ध्यान देना। अब एक एक करके हम इन सभी को पढ़ेंगे। जैसे पहला संयोजन अभिक्रिया, इसी को एक और नाम है योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर आप ये सारे कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ऐसे कुछ न कुछ जरूर किसी न किसी अभिक्रिया के बारे में जरूर पूछेगा। तो सबसे पहला हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपका संयोजन या फिर योगात्मक। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि शब्द को हम समझते हैं कि संयोजन का मतलब क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक का मतलब भी सर जुड़ना। तो क्या ऐसा है, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक कोई अभिकारक हो गया। अब तो आपको अभिकारक समझ में आ गया होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनसे एक मिलने के बाद नया उत्पाद बनता है। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब दो मिलेंगे और किसी एक उत्पाद का निर्माण करें, इस चीज को हम कहते हैं ये है संयोजन या फिर योगात्मक। संयोजक का मतलब जुड़ना, दो अभिकारक आपस में जब जुड़े तो केवल सिंगल प्रोडक्ट मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग संयोजनात्मक या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वही चीजें आपको इसमें लिखी गई है, देखिए इसको पढ़ते हैं। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया। तो वही चीजें मैंने बताई कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिले और मिलने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करें, इसी को हम संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही समझा कि मैग्नीशियम को जब मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जब इसको हम ऑक्सीजन को के प्रेजेंस में इसको जलाते हैं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, जो कि एकल पदार्थ है, मतलब वो सिंगल बना है। मतलब कि वो जो राख की तरह मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, वही चीज है यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसके साथ कोई और अगर बना होता तो ये फिर जैसे इसके पीछे मान लीजिए कुछ और बना होता, जैसे H2O, जो कि बना नहीं है, ये बस मैं बता रहा, तब ये संयोजनात्मक या फिर योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन ये बना नहीं है तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है। समझ में आ गया होगा। तो पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया, सिंपल सा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो प्रकार है दूसरा, उसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होती क्या है, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका है वियोजन अभिक्रिया, देखते हैं ये क्या होता है। सिंपल सा, वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना या फिर किसी चीज का टूटना। वियोजन का मतलब उसको विखंडित हो जाना या टूट जाना। तो सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया होता क्या है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। सिंपल सा है ये भी कि जब कोई एकल अभिकारक हो वो टूट करके किसी दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, इस चीज को हम बोलते हैं ये है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब सिंपल सा है टूटना या फिर विखंडित होना। मतलब
जब कोई एकल अभिकारक हो, मतलब सिंगल अभिकारक हो, और वो टूट करके किन्हीं दो उत्पाद में बदल जाए, इस चीज को हम कहते हैं ये है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन करवाने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसा करना होता है जिसकी हेल्प से कोई एकल पदार्थ टूट जाए। कोई चीजें ऐसे तो नहीं टूट सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम कोई एकल अभिकारक लेते हैं तो उसमें या तो हम उष्मा देंगे, या तो फिर हम उसमें प्रकाश की ऊर्जा देंगे, या फिर हम उसको विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे जिसकी मदद से वो टूट जाता है। उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन है क्या, फिर हम आगे बताते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा गया कि जब अभिक्रिया में एक अभिकारक हो, मतलब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन। मैंने पहले ही बता दिया कि वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। किसका टूटना? एकल उत्पाद का। आप यहाँ पे एकल लिख सकते हो या फिर एक लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा होगा, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसके ऊपर हम यहाँ पे, जब इसको हम उष्मा देते हैं, उष्मा मतलब हीट, जब इसको प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे एरो के ऊपर उष्मा लिखा रहेगा, वो मिस्टेक हो गया। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा है। ये एकल उत्पाद था, ये सॉलिड फॉर्म में जब हम इसको उष्मा दिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि एकल उत्पाद जो होगा उसको टूटने के लिए कुछ न कुछ ऐसे चीजों को चाहिए जो उस चीज को तोड़ दे। मतलब किसी कोई चीज ऐसे थोड़ी टूट जाएगी, उसको कुछ न कुछ या फिर पटका जाए या फिर कुछ किया जाए। सेम उसी तरीके से जो अभिकारक होंगे, जो एकल अभिकारक होंगे, जब उसको या तो हम उष्मा दें, या तो फिर उसको हम प्रकाश की ऊर्जा दें, या प्रकाश दें, सूर्य का प्रकाश, और तीसरी उसको विद्युत धारा दें तब। तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला उष्मी वियोजन, दूसरा प्रकाशी वियोजन या फिर सूर्य के प्रकाश से होने वाला वियोजन, और तीसरा विद्युत धारा। तो उसको एक एक करके देखते हैं, वो भी सिंपल सा है, देख लेते हैं यहाँ पे। पहला है उष्मी वियोजन। तो उष्मी वियोजन होता क्या है? डेफिनेशन आपको लगभग लर्न हो गई होगी कि जब किसी एकल पदार्थ को उष्मा या फिर गर्मी दे करके उसको दो अलग अलग उत्पाद में हम तोड़ देते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं यह है वियोजन अभिक्रिया या फिर उष्मी वियोजन अभिक्रिया। तो वही लिखा है इस पे कि अभिकारक का उष्मा द्वारा वियोजन या फिर अभिकारक का उष्मा के द्वारा हुआ वियोजन उष्मी वियोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब यहाँ पे उष्मा देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंपल सा है। अगला है विद्युत वियोजन। तो विद्युत वियोजन का मतलब क्या हुआ? जब किसी एकल पदार्थ को हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाए या फिर दो अलग अलग उत्पादों में टूट जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं विद्युत वियोजन। देखिए यहाँ ध्यान से कि जब विद्युत धारा, यहाँ पे धारा होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। सिंपल सा। जब हम वाटर में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, यहाँ पे विद्युत धारा इसके एरो के ऊपर रहेगा कि जब वाटर में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो सिंपल सा, जब किसी एकल अभिकारक को विद्युत धारा के द्वारा दो अलग अलग उत्पादों में तोड़ें या फिर विखंडित करें, इस चीज को हम कहते हैं विद्युत वियोजन। अगला थर्ड है प्रकाशी वियोजन। सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर के तीनों थे, जैसे उसमें उष्मी वियोजन में क्या था कि उष्मा के द्वारा एकल पदार्थ को तोड़ते थे। विद्युत वियोजन में हम विद्युत के द्वारा तोड़ देते हैं। सेम इसी तरीके से प्रकाशी वियोजन में हम प्रकाश के द्वारा अभिकारक को तोड़ेंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही क्या कहलाता है? प्रकाशी वियोजन कहलाता है। सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना रह के एरो का यहाँ पे साइन होगा, ये यहाँ पे आपका एरो रहेगा और इसके ऊपर क्या लिखा रहेगा? इस पे लिखा रहेगा सूर्य का प्रकाश। तो सिंपल सा,
जब सिल्वर क्लोराइड को हम सूर्य के प्रकाश में उसको विखंडित करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिल्वर जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और क्लोराइड जो कि गैस में, तो उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी एकल पदार्थ को उष्मा के द्वारा, विद्युत के द्वारा या फिर प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा हम तोड़ते हैं, तो इस प्रकार होने वाले वियोजन को हम एक-एक करके ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन या फिर प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया? तो ये अभिक्रिया का आपका दूसरा प्रकार था। तीसरा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता क्या है? विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना। विस्थापन का मतलब सिंपल सा अर्थ है किसी भी चीज को हटा देना। अब विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे? जैसे आपने यौगिक पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। अब तत्व दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब सर क्रियाशील के आधार पे कि जो ज्यादा काम करे। आई मीन जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा। अब क्रियाशीलता होती क्या है? उसको क्लास आपको चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है। क्लास 10th के चैप्टर 3 में आपको पढ़ना है। तो वहां पे मैं समझाऊंगा कि क्रियाशीलता किसे कहते हैं या फिर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, और क्रियाशीलता से रिलेटेड आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसको हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा तत्व किससे ज्यादा क्रियाशील है। जैसे क्लास में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने में ज्यादा बेटर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा सा वो कमजोर होते हैं पढ़ने में, या फिर कह सकते हैं कि वो थोड़ा कम पढ़ते हैं इसीलिए। तो बाय द वे कभी जितने भी स्मार्ट बच्चे होते हैं या फिर जो बच्चे थोड़े पढ़ने में अच्छे हैं वो क्लास में पहले बैठते हैं। अगर उनकी जगह कभी कोई कमजोर बच्चा आके बैठ जाए तो जब वो आते हैं तो वो उनको हटा देते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में ज्यादा बेटर थे या फिर ज्यादा स्मार्ट थे या फिर उनको थोड़ा ज्यादा आता है या फिर वो घर पे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, तो वो उनको हटा देते हैं। इसका मतलब वो ज्यादा क्रियाशील था, ये कम क्रियाशील था, इसीलिए इनको ये हटा देता है। तो विस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी भी यौगिक में जब दो अलग अलग यौगिक होते हैं और उनको जब हम लोग आपस में क्रिया कराते हैं, तो पहला वाले यौगिक में मान लीजिए कि ज्यादा क्रियाशील वाला धातु है या फिर तत्व है, वो क्या करेगा दूसरे कम क्रियाशील वाले दूसरे यौगिक के तत्व को हटा करके वहां पे खुद आके बैठ जाता है। तो वही चीजें है, इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसको कहते कैसे हैं। बोल रहा कि इस अभिक एक मिनट बोल रहा कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देते हैं। विस्थापन या फिर विस्थापित या फिर कह सकते हैं कि अलग कर देते हैं। तो इस पूरी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये है आयरन मतलब लोहा और ये है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे आपको ये एक यौगिक दिख रहा होगा। यौगिक क्योंकि इसमें कई सारे तत्व हैं। अब आपको पता है कि यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए क्या करेगा इस पूरे यौगिक में से कॉपर को रिमूव कर देगा, मतलब हटा देगा और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख गया यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा? FeSO4। क्यों? क्योंकि ये जो आयरन था वो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील था, इसीलिए वो खुद आकर के इसके पास आ जाता है और कॉपर को हटा देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब अधिक क्रियाशील वाले धातु किसी कम क्रियाशील वाले धातु के यौगिक से उनको हटा दें, तो हटाने की इस पूरी क्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला आपको तीन यहाँ पे हेडिंग समझ में आ गई होंगी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। अब इसके बाद आपको चौथी हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या है? इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। है बिल्कुल विस्थापन की तरीके से ही, बट थोड़ा सा इसमें चेंज है कि इसमें क्या हो रहा था, केवल कॉपर एक बार हटा, आयरन उसको केवल एक बार हटाता है। लेकिन द्विविस्थापन क्या होगा, दो अलग अलग यौगिक होंगे और उनके जो धातु होंगे अधिक क्रियाशील वाले वो कम को हटा करके खुद आ जाएंगे और कम वाले जहां वो अधिक वाले थे उनके पास चले। जैसे इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, सिंपल सा, इसमें आपको दो बार विस्थापन दिखेगा क्योंकि दो है तभी यहाँ पे द्विविस्थापन आया, इसीलिए इसे द्विविस्थापन कहते हैं। जैसे ये क्या है आपका सोडियम सल्फेट, ये क्या है बेरियम क्लोराइड। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सोडियम सोडियम जो है और ये बेरियम जो है,
यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम क्या कर रहा, सोडियम ज्यादा मान लीजिए कि क्रियाशील है, तो ये क्लोरीन के पास चला जा रहा, तो यहाँ पे NaCl बन गया, और यहाँ पे बेरियम कम था तो ये सल्फेट के साथ आ गया। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो है बैलेंस किया गया। बैलेंस कैसे, यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई है तो इसका ये बैलेंस समीकरण। तो सिंपल सा 2 बार विस्थापन हुआ। ये जो बेरियम था ये आ गया सोडियम की जगह पे, और सोडियम क्या था, ये चला गया बेरियम की जगह पे। तो 2 बार चीजें या फिर 2 बार धातुएं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और ये एक तरीके से विस्थापन का ही पार्ट है। विस्थापन में सर एक बार हो रहा था, या एक बार तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटा रहे थे, यहाँ पे 2 बार होता है, इसीलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार समझ में आ गए होंगे। और अब आपको 5वां यहाँ पे पढ़ना है, उपचयन एवं अपचयन। बहुत आसान सा है, इसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे लिख देता हूं, इसी का एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा खास है नहीं, सिंपल सा है। उपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर 2 आते हैं, एक होता है उपचयन, दूसरा होता है अपचयन। तो होता क्या है सर, सबसे पहले उपचयन को जानते हैं। यहाँ पे आपको उपचयन दिख रहा होगा कि उपचयन क्या है। अभिक्रिया में अगर कोई अभिकारक है, उसमें जब ऑक्सीजन की, मान लीजिए 2 अलग अलग अभिकारक थे, वो आपस में मिले, और जो नया पदार्थ बन रहा, अगर उनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन की अगर वृद्धि हुई, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो सिंपल सा लिखा है, आप देखिए यहाँ पे, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब सर कमी, यहाँ पे इसका मतलब है कमी। कमी को क्या, कमी होगा तो उसको अपचयन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे ऑक्सीजन था, और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि कार्बन पहले सिंगल था, लेकिन उसके बाद में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया। और एक चीज और आपको यहाँ ध्यान देना है कि जहां जहां पे इक्वल टू का साइन है वहां पे आपको एरो बना लेना है। अब ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले कार्बन अकेला था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसी को क्या कहते हैं, मतलब उत्पाद में ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन एक साथ थे, लेकिन यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, तो इसमें क्या था, उपचयन हो रहा था, यहाँ पे अपचयन। मतलब कि सर यहाँ पे यौगिक में से ऑक्सीजन हट गया, तो इसी को अपचयन कहते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे अपचयन कहेंगे। और इसी में एक चीज और आपको दिख रही होगी, ये ऑक्सीजन गया कहाँ, ये जाकर के H2O के साथ जुड़ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसमें क्या हो रहा, इसमें आपका उपचयन हो रहा। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एक तरफ मैं लिख दे रहा, यहाँ पे आपका CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। भाई एक चीज देखिए, यहाँ से कॉपर और ऑक्सीजन में से यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हुआ, अपचयन हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, आपका उपचयन हो गया। आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ही अभिक्रिया में दोनों काम हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये आपके 5 अभिक्रिया कंप्लीट हो गए। छठा है उष्माशोषी। शोषी का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्ब करने का मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ अवशोषित कर लेना, सोख लेना। तो क्या है, तो नाम से पता चल रहा है उष्माशोषी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, और इसको जब वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें 131.4 किलो जूल ऊर्जा लगती है, और इससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस।
तो ये आपका क्या हो गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये क्रिया होने के लिए इतने किलो जूल ऊर्जा की भी जरूरत होती है, तभी जाके ये होती है। अगला है ऊष्माक्षेपी। क्षेपी का मतलब होता है फेंकना या फिर निकालना या निष्कासित करना। जब अगर कोई दो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो नया उत्पाद बन रहा है, उत्पाद के साथ कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या फिर कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, तो इसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त मतलब निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब जैसे कोयले टाइप का कोयला, या फिर उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसके साथ 94 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो ये क्या हुआ, ये आपका ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या हुआ, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मिलने से अगर नया उत्पाद बनाना है तो उसमें हमें कुछ एनर्जी चाहिए या फिर कुछ ऊष्मा लगता है, तो उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी, मतलब चाहिए उसको, सोखता है वो। और सेम इसी तरीके से ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें बाहर निकलती हो। तो यहाँ पे आपको इसका भी एग्जाम्पल आपको दिख गया होगा। अगली जो रिएक्शन है उसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दो बहुत सिंपल सी है कि सर जब अगर हम किसी दो अभिकारक को मिलाते हैं या फिर एक दूसरे के साथ क्रिया करवाते हैं और उससे जो नया उत्पाद बनता है, तो वो तो आपको, वो आपने पहले पढ़ लिया कि उसको अभिक्रिया कहते ही हैं। लेकिन अगर उसी उत्पाद को दोबारा से हम रिवर्स करें, रिवर्स का मतलब उल्टा करवाएं, या फिर उसी उत्पाद को जब हम दोबारा से क्रिया करवाएं और उससे हमें पुराना वाला जो मूल पदार्थ था वो दोबारा मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब ये पहले दो अभिकारक से उत्पाद बनाएगा, फिर उत्पाद से ही वो हमें दो अभिकारक मिल जाएंगे, इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे आप देखिए, वे अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती है, इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, जब आप तप्त लोहा मतलब गर्म लोहे को जब के ऊपर जब आप भाप को डालते हैं या फिर भाप के द्वारा क्रिया करवाते हैं, तो आपको आयरन का चुंबकीय ऑक्साइड मिलता है। किसका, आयरन का यहाँ पे चुंबकीय ऑक्साइड मिलेगा, आयरन का चुंबकीय ऑक्साइड। और इसके साथ ही हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। ये इसका एग्जांपल है कि जब तब तो कोई गर्म लोहा होगा, उसको जब हम भाप के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन का चुंबकीय ऑक्साइड मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। लेकिन जब इस चुंबकीय ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को हम दोबारा से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें दोबारा से यही चीजें फिर से मिल जाती है जो कि पहले अभिकारक था। इसका मतलब जब हमने पहली बार क्रिया करवाई दो अभिकारकों की तो हमें एक नया उत्पाद मिला, और जब उस उत्पाद का आपस में फिर से क्रिया करवाते हैं तो हमें पहले का अभिकारक मिल जाता है। इसी को हम कहते हैं, ये है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए ध्यान से, TFE प्लस 4S2O इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे एरो का साइन, आपको यहाँ पे ऐसे एरो बनाना है, हाफ बनाना है वो भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, FE3O4 प्लस 4H2O। अब आपको पता है कि ये पहले इस तरीके से हुई, फिर ये दोबारा इस चीज को यहाँ पे लिख दिया तो ये फिर वैसे ही हो गई। इसका मतलब ये उल्टा भी आई तो इस चीज को एक आप ऐसे लिख दोगे। इसका मतलब जैसे ही आपको किसी भी अभिक्रिया में ऐसा साइन दिख जाए तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसका मतलब सर वो दोनों तरफ चल सकते हैं, मतलब अभिकारक से उत्पाद भी बनेगी और उसी उत्पाद का रिएक्शन करवाने में एक दूसरे के बाद हमें वो अभिकारक दोबारा से मिल जाएगा। सेम इसी का उल्टा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब सर केवल जब दो अभिकारक को मिलाएंगे या दो से अधिक अभिकारक को मिलाएंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा, लेकिन उत्पाद से हमें वो अभिकारक दोबारा प्राप्त नहीं होंगे। तो इस चीज को हम अनुत्क्रमणीय कहते हैं। वही आपका अगला पार्ट है, देखिए ध्यान से। ऐसी अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशाओं में चल सकती है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपने अभी इस चैप्टर में पूरा स्टार्टिंग से पढ़ते ही चले आ रहे हैं। ऐसे जैसे आपको मैग्नीशियम का था, ऑक्सीजन के साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड
सेम इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जब हम करवाते थे वियोजन में, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और H2 में कन्वर्ट हो जा रहा था। सेम इसी तरीके से जब आप वाटर को रिएक्शन करवाते हैं या फिर वाटर का जब विघटन करते हैं, विघटन का मतलब वियोजन करते हैं, तो आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ये कौन सी हो गई? ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो गई। सिंपल सा ये भी था कि इसको अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझ में आ गए होंगे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया थी। संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक को मिलाते हैं एकल उत्पाद बनता है। अगला था वियोजन अभिक्रिया, जब हम किसी एकल उत्पाद को उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत धारा के हेल्प से तोड़ते हैं तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 3 आपको पता चला। तीसरी आपकी थी विस्थापन, जिसमें कोई एक क्रियाशील धातु किसी अन्य यौगिक के अंदर जो कम क्रियाशील वाला धातु है उसको हटा करके खुद आ जाता है। इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन भी सेम उसी तरीके से था, बस केवल इसमें 2 बार विस्थापन हो रहा था। इसके बाद आपने उपचयन और अपचयन पढ़ा कि जब किसी अभिकारक को रिएक्शन करवाते हैं और उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसको उपचयन, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको अपचयन कहते हैं। इसके बाद आपने अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय पढ़ लिया। अब आपका अगला और लगभग लास्ट टॉपिक है संक्षारण और विकृत गंधिता। एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं, फिर ये आपके चैप्टर लगभग खत्म हो जाएंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन हम और करा देते हैं। फिर मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको भी। तो सबसे पहले आपका संक्षारण किसे कहते हैं? जैसे आपको पता होगा कि लोहे पे कैसे जंग लग जाता है जब हम किसी लोहे की चीजों को बाहर रख देते हैं और वो ऑक्सीजन या फिर बारिश ऐसी आर्द्रता ऐसी चीजों के साथ मिलती है तो उस पे आपको जंग लगा दिख जाता है। तो बस उसी को संक्षारण कहते हैं। कैसे? जब कोई धातु, धातु मतलब जैसे लोहा हो सकता है, ऐसी सारी चीजें आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल ऐसी चीजों के संपर्क में आता है तो धातु क्या होता है? संक्षारित हो जाता है। संक्षारित का मतलब उस पर जंग लग जाता है। एग्जाम्पल है इसमें लोहे पर जंग लगना। चांदी जो होता है, जैसे जो सिल्वर पहना जाता है उसको आप देखे होंगे कि वो काला पड़ जाता है। इसके अलावा तांबे पर हरी परत। तो संक्षारण इतना ही है कि जब किसी धातु पर, धातु को हम आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल के साथ कांटेक्ट में वो आ जाता है तो वो उस पे क्या होता है? जंग लग जाता है, या फिर वो धातु कैसी होती है? संक्षारित हो जाती है। लास्ट आपका है ये विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जैसे आपको पता है कि वसायुक्त, वसा का मतलब जो तैली चीजें होती हैं, जो तेल से बनी होती है, जिसमें फैट होता है, ऐसी चीजें क्या होती हैं? जो चीजें हम खाते हैं, जैसे आपका हो सकता है कुरकुरे, हो सकता है चिप्स, हो सकता है ऐसी सारी चीजें। जब अगर इनके पैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन मतलब हवा जाएगी, हवा का मतलब उसमें ऑक्सीजन जाएगी, तो वो उस चीज को खराब कर देता है। खराब मतलब वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, वो खाने योग्य नहीं होगा। इसीलिए उसको पैक कर दिया जाता है। पैक क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर अगर ऑक्सीजन चली गई या फिर हवा चली गई तो वो उस चीज को ज्यादा लंबे समय तक सही नहीं रहने देगी। तो इसीलिए उसके अंदर आपको नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो क्या होता है विकृत गंधिता? वसायुक्त एवं तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित मतलब सर उसमें ऑक्सीजन, उपचयन अभी आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन की वृद्धि, सेम उसी तरीके से उपचयित का मतलब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन उसमें घुस जाता है, हवा उसमें चली जाती है, जिसके कारण यहाँ पे आपका रहेगा, देखिए यहाँ पे, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। मतलब सर अगर वैसी चीजों को हम खुला रख दें तो अगर उसमें हवा या फिर ऑक्सीजन आके भर जाती तो उस चीज को, स्वाद को क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। उसकी गंध या उसकी जो सुगंध होती है उसको भी परिवर्तित कर देती है। इसी चीज को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आया कि खाने वाली चीजों में हम नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, तो सर इसीलिए भरते हैं क्योंकि वो लंबे समय तक सही रह सके। तो इस चीज को, ये क्यों होता है? विकृत गंधिता के कारण होता है। अब यहाँ तक आप सभी ने समझ लिया। अब आगे हम देखते हैं, बस बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपका सब आ गया कि अन्य प्रश्न। मैंने जो लास्ट पॉइंट बनाया था कि अन्य प्रश्न, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से कैसे प्रश्न हैं। और इसके अलावा आप सभी अपने बुक से क्वेश्चंस को लगाइएगा। इस पढ़ने के बाद ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसमें से आप पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, या फिर आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो। कराने के बाद एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप अपने अपने बुक के क्वेश्चंस लगाइए, देखिएगा कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं। वन शॉट का मतलब होता है कि
आप एक बार पहले पढ़ लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर से आपको वीडियो देख के और भी चीज़ों का हेल्प लेके आपको फिर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। अभी मैं आप सभी के लोगों के लिए पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चंस आए हैं, इसके अलावा अनसॉल्व पेपर और भी जितनी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प दे सकती हैं, मैं सबको आपके 15 वन शॉट के बाद आपको वो चीज़ें दोबारा से कराऊँगा। तो अभी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट एक बार हो जाने के बाद आप जितनी मर्ज़ी उतने सवाल लगा लीजिए। तो आइए कुछ क्वेश्चन्स को हम देख लेते हैं। जैसे पहला है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो लगभग रस्सी के टाइप का कुछ होता है, उसपे कुछ ब्लैक ब्लैक डार्क सी चीजें आ जाते हैं, जैसे उस पे सर्कल सर्कल टाइप का वो आकार बन जाता है, उन जिससे वो क्या करता है कि वो जलता नहीं है। जब उसको हम जलाते हैं तो वो जलता नहीं है, क्योंकि उस पे वो बन चुका होता है ब्लैक कलर का, छोटा-छोटा उस पे जैसे दाने जैसा कुछ हो जाता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की उस पे कुछ परत लग जाती है, तो वो जलता नहीं है। और जब वो उसको कैसे जलाते हैं, जब उस चीज़ को हम रेगमाल, जैसे आपने घरों में खिड़कियों पे या लोहे की चीज़ों को जब जंग लग जाता है जिससे छुड़ाते हैं, उसको रेगमाल कहते हैं। जब आप उस पे थोड़ा रगड़ दोगे, अब घिस दोगे तो उससे क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो होता है रिबन, वो साफ हो जाता है और वो जलना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो जो ब्लैक कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पे बना था परत, वो उसको जलने से रोकता है। वही चीज़ इसमें है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पूर्व रेगमाल से साफ किया जाता है। मतलब जब जलाने से पहले रेगमाल से अगर हम उसको साफ कर देते हैं तो वो आसानी से जल जाता है। सेम इसी तरीके से जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन रंग क्यों बदलता है? सिंपल सा है। अभी आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी कि जब कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कराते हैं आयरन के साथ, तो वो कॉपर को हटा देता है। तो सेम इसी तरीके से लोहे की कील जो है वो आयरन है, और अगर मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन है, जब उसमें हम उसको डालते हैं तो रंग उसका चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉपर को हटा करके वो आयरन जो है वो रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए उसका कलर चेंज हो जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में आपने जो अभी पढ़ा, तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीले, मतलब कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो नीला होता है, से बदलकर हरा हो जाता है। आपको ये याद रखना है कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन बनाता है, जैसे उसमें लोहे को डाला जाए या कील को डाला जाए तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि कौन सा धातु कितना सक्रिय है, किससे ज्यादा है किससे कम है, तो वो आपको चैप्टर 3 में जरूर मिलेगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल अभी यही समझिए कि आयरन जो है या फिर लोहा जो है वो कॉपर से ज्यादा सक्रिय था, इसीलिए उसने कॉपर को हटा दिया और ब्लू से ग्रीन हो गया, मतलब नीला कलर से हरा हो गया। बोला कि यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है या फिर रखने की क्षमता रखता है, तथा आयरन सल्फेट विलयन बना। जैसे यहाँ पे आयरन था और ये कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे कॉपर को रिमूव कर देगा और यहाँ पे आपका आयरन और फिर यहाँ पे सल्फेट या फिर बन गया और यहाँ पे कॉपर को हटा दिया। बस यही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगला जो है कैल्शियम, अरे सॉरी, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपके घरों में चूना की पुताई करने के लिए चूना यूज किया जाता है, दीवालों की पुताई के लिए चूना का यूज किया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि पदार्थ एक्स का नाम बताइए, इसका सूत्र लिखिए। तो किससे किया जाता है? चूने से किया जाता है, जिसका जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए आप CaO, बस सिंपल सा है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कली चूना। और जैसे ही इसको बोला कि दूसरे क्वेश्चन में कि इसको वाटर के साथ अभिक्रिया कराइए, तो CaO प्लस H2O, जब इसको हम कराते हैं तो यही बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि पूछा था कि दीवार, मतलब घरों की सफेदी के लिए उसको यूज किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कली का चूना कहते हैं,
और जब ये रिएक्शन कर देता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित का मतलब यानी उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। सिंपल सा, सोडियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो ये आपका उपचयन और ये आपका अपचयन नीचे वाला। तो ये आपका हो गया उपचयन और यहाँ से कॉपर में से ऑक्सीजन खत्म हो रहा तो ये आपका हो गया अपचयन। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अभी मैंने बताया कि संतुलित रासायनिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अंदर जितनी परमाणु की संख्या होती है उतने ही परमाणु की संख्या उत्पादों में अगर कर देते हैं, उत्पाद के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु संख्या बराबर कर देते हैं तो इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसको करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि परमाणु संख्या का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ अगर वो बराबर हो जाते हैं तो उससे हमें द्रव्यमान का पता चलता है, उनकी भार का पता चलता है, कितना द्रव्यमान इधर है और कितना दूसरी साइड है, मतलब अभिकारक में द्रव्यमान कितना है अभी और उत्पाद में कितना है। और हमें पता है कि द्रव्यमान नहीं नष्ट होता है और नहीं बनता है, वो जितना होता है उतना ही रहेगा। इसी को आपको पता होगा, क्लास 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा। वही चीज है कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाती है, परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाती है तो इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हमें अभिकारकों एवं यहाँ पे रहेगा आपका उत्पादों के परमाणु तथा अणुओं की वास्तविक संख्या और द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब सर उनके संख्या को भी हम जान जाएंगे और उनके द्रव्यमान को भी जान जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन में प्रभावित क्यों किया जाता है, वही विकृत गंधिता वाला मैंने अभी जो टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि वो सर उपचयित हो जाता है, ऑक्सीजन जैसे ही उसके अंदर आया वो उसको उपचयित हो गया और उसको बेकार कर दिया। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों वायु के संपर्क में आते ही उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, गंध एवं स्वाद बदल जाते हैं। और खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए उनकी पैकिंग के अंदर ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन जैसे सक्रिय गैसों को युक्त कर देते हैं जिससे खाद्य पदार्थ का उपचयन हो सके। तो सॉरी यहाँ पे उपचयन नहीं हो सके, ये रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन ये भी लगभग जो पढ़ा है उसी से सॉल्व हो जाएगा। अगला है कि श्वसन जो होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और क्यों कहते हैं, जब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम भोजन करते हैं और भोजन से हमारा भोजन जो अंदर चला जाता है और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वो जो नाक का जो सांस होता है, मतलब सांस के द्वारा ऑक्सीजन गई वो हमारे ब्लड में मिलता है। ब्लड में मिलने के बाद वो भोजन को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ करके उससे ऊर्जा को निकालता है, ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। और ऊर्जा को निर्मुक्त करने वाली अभिक्रिया को अभी मैंने पढ़ा है कि उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वही बात है कि श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा रक्त में भोजन विघटित होता है अर्थात उपचयित हो जाता है, इससे ऊर्जा मुक्त होती है या फिर निर्मुक्त होती है। अतः श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हो गया ये आपका। अगला है कि एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है, उस गैस का नाम बताइए। जैसे आपने वो हमसे गैस पूछ रहा तो आप वाटर को जानते होंगे कि हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं, मतलब हाइड्रोजन भी गैस है ऑक्सीजन भी गैस है। तो यही सिंपल सा पूछा था कि एक गैस जो है वो दूसरी की दोगुनी है, मतलब हाइड्रोजन दोगुनी है ऑक्सीजन की। वही चीज है कि नाम पूछा था। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार इसका मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी 2, मतलब कैसे कुछ ये देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन, जब इसको क्रिया कराएंगे तो सर ये H2O बन जाता है, ऐसा कुछ। तो वही बात है कि बोल रहा कि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जल के 2 अणु अपघटित हो जाते हैं
मतलब जल जो होता है H2O जो होता है वो 2 पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है तब हाइड्रोजन गैस के 2 अणु मतलब H2 और ऑक्सीजन गैस के 1 अणु उत्पन्न होते हैं। अतः उत्पन्न हुई हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी है। जैसे ये यहाँ पे आपका H2O था, जब ये विघटित हो जाता है इसका मतलब जब ये टूट जाता है। अब ये कौन सा अभिक्रिया है? तो आपने वियोजन पढ़ा है, वही है कि यहाँ पे जब ये टूटेगा तो H2 और प्लस O में बन जाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। बस यही आपका है कि इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 थी तो इधर भी है, ऑक्सीजन के इधर 2 है तो इधर। इसका मतलब अभिकारक में जितना था उतना उत्पाद में भी है, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये आपका वियोजन अभिक्रिया। देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब आपके पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि आपको वर्ड मतलब शब्द के अनुसार आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको उसका समीकरण लिख के उसको संतुलित करना होगा। 2 क्वेश्चन है, एक एक करके दोनों को समझा देता हूं। जैसे पहला, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। सिंपल सा है, जो बोल रहा है उसको कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड मतलब बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं? BaCl2 प्लस बोला सोडियम सल्फेट को लिखते हैं Na2SO4। जब ये बनता है तो क्या बनता है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड मतलब सर NaCl और अघुलनशील बेरियम सल्फेट तो सिंपल सा है Ba2SO4 ये हो जाएगा प्लस Ba2SO4। ये बस ये सिंपल सा था, आपको इसको इसी तरीके से लिखना था, यहाँ पे आपने इसको लिख लिया। इसके बाद जो अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का विलयन एवं जल बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे Na यहाँ पे हो जाएगा आपका NaOH प्लस और क्या मिल रहा? HCl। यहाँ पे आपका HCl और ये आपका बन जाएगा क्या बोल रहा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl प्लस H2O। देखिए एक बार मिला लीजिए, यहाँ पे सोडियम ये हो गया Cl इसके साथ, यहाँ पे H2O ये आपका बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो अभी मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे इस चैप्टर की बता दी, बाकी और जो होगा मैं सारे वीडियो खत्म करने के बाद आपको अनसॉल्व पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे को फिर से करा दूंगा। तो देखिए मैंने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया। सिंपल सा, पदार्थों में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संक्षारण एवं विकृत गंधिता और कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे करा दिए, जो कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे इसमें सारी चीजें मैंने अभी बता दी आपको। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण इसमें मैंने कंकाली और संतुलित समीकरण बता दिया और इन सब समीकरणों को संतुलित करना मैंने ये सिखा दिया आपको। और इसके अलावा मैंने रासायनिक अभिक्रिया के इतने सारे प्रकार बताए और सबको एक एक करके मैंने समझा दिया। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आप सभी को अगला जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैं उसका वन शॉट दूंगा और उसमें कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस पे कमेंट और साथ में सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे